नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो कितनी अलग अलग शक्लों में मौजूद है? और ये जमीन, ये स्थल रूप हमारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं? चलिए इस विश्लेषण में हम इसी गहरे और दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये रिश्ता कोई नया नहीं है। हजारों साल पुराना ये श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है कि हमने हमेशा से धरती को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक मां माना है। ये एक अपनापन, एक सम्मान का भाव जगाता है। इस बात को और आसानी से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई झारखंड के छोटा नागपुर से उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक का सफर करे, क्या जमीन एक जैसी दिखेगी? बिल्कुल नहीं। हर कुछ किलोमीटर पर मंजर बदल जाता है। कहीं पठार, कहीं मैदान, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़। यही तो धरती की खासियत है, ये लगातार बदलती रहती है। तो जमीन की इन अलग अलग शक्लों को कहते क्या हैं? इन्हें ही कहते हैं स्थल रूप, या अंग्रेजी में लैंडफॉर्म। ये कोई एक दो दिन में नहीं बने हैं, इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और हाँ, इनका हमारी जिंदगी और हमारे पर्यावरण से एक बहुत ही गहरा, एक अटूट रिश्ता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि धरती का ये बदलता चेहरा आखिर दिखता कैसा है। देखिए, धरती पर तो अनगिनत तरह के स्थल रूप हैं, लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए भूगोल के जानकारों ने इन्हें मोटा-मोटी 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। इससे हमें एक साफ तस्वीर मिल जाती है। तो फिर कौन से हैं ये 3 मुख्य स्थल रूप? आइए जानते हैं। और ये रहे वो 3: पर्वत, पठार और मैदान। माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। और इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें ये तीनों एक साथ दिख रहे हैं। देखिए, पीछे वो आसमान चूमते पहाड़, एक तरफ मेज जैसा उठा हुआ पठार, और सामने ये हरा भरा विशाल मैदान जहां से एक नदी बह रही है। बस यही तीनों मिलकर हमारी दुनिया का परिदृश्य बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे शानदार, सबसे नाटकीय स्थल रूप से। हम चलते हैं पहाड़ों की दुनिया में। अच्छा, हम किसी भी ऊंची जगह को पहाड़ क्यों कह देते हैं? क्या उसकी कोई परिभाषा है? हाँ, बिल्कुल है। एक पहाड़ का आधार यानी बेस काफी चौड़ा होता है, उसकी ढलानें एकदम खड़ी होती हैं, और ऊपर एक चोटी या शिखर होता है जो काफी नुकीला होता है। जब ये सब चीजें मिलती हैं तब बनता है एक पर्वत। पहाड़ों की बात हो तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, तुंगता या एल्टीट्यूड। इसका सीधा सा मतलब है समुद्र तल से ऊंचाई। और ये तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड बढ़ता है और मौसम ठंडा होता जाता है। इतना ठंडा कि बहुत ऊंचे पहाड़ तो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और पता है, यही बर्फ गर्मियों में पिघलकर हमारी नदियों में पानी लाती है। कितना अद्भुत कनेक्शन है। तो चलिए अब एक तेज रफ्तार वर्ल्ड टूर करते हैं दुनिया के कुछ सबसे मशहूर पहाड़ों का। सबसे पहले यूरोप में यह है माउंट ब्लांक, आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। जरा देखिए इसकी खूबसूरती। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका। यह है अकोंकागुआ, जो विशाल एंडीज रेंज है ना, ये उसका सबसे ऊंचा शिखर है। और अब अफ्रीका में यह है माउंट किलिमंजारो। इसकी खास बात पता है क्या? ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ये एक अकेला खड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। और आखिर में आते हैं दुनिया की छत पर। जी हां, माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय का हिस्सा, धरती का सबसे सबसे ऊंचा मुकाम। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, इंसानी हिम्मत की जीती जागती मिसाल है। पर एक मिनट, क्या सारे पहाड़ एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ युवा होते हैं, जैसे हमारा हिमालय। ये ऊंचे हैं, इनकी चोटियां नुकीली हैं, और सबसे मजेदार बात, ये आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पुराने पहाड़, जैसे अरावली श्रृंखला। ये करोड़ों साल पुरानी है। वक्त ने, हवा ने, पानी ने इन्हें घिसकर थोड़ा छोटा और गोलाकार बना दिया है। हिमालय की बात हो और कालिदास का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कितनी खूबसूरती से हिमालय को पर्वतों का राजा और पृथ्वी को मापने का मापदंड कहा है। इससे पता चलता है कि हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक भौगोलिक आकृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारी पहचान का एक हिस्सा है। तो पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, वहां जिंदगी भी बसती है। लेकिन कैसी? चलिए अब पहाड़ों पर जीवन को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहाड़ों की ढलानों पर अक्सर चीड़, देवदार जैसे पेड़ दिखते हैं। इन्हें कहते हैं शंकुधारी या कॉनिफरस ट्रीज। इनका कोन जैसा आकार और सुई जैसी पत्तियां एक तरह का कुदरती अनुकूलन है। ये उन्हें बर्फ और सख्त मौसम में जिंदा रहने में मदद करता है।
और जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं, ये बड़े पेड़ खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेती है घास, मॉस और लाइकेन। और जहां पेड़ पौधे होंगे वहां जानवर तो होंगे ही। पहाड़ों में एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। आसमान में शिकारी पेरिग्रिन फैल्कन से लेकर चट्टान दर चट्टान कूदते हुए पहाड़ी खरगोश तक, ये एक पूरी खाद्य श्रृंखला है जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, लेकिन इंसानों का क्या? उन्होंने भी पहाड़ों में जीना सीख लिया है, और क्या खूब सीखा है। इस तस्वीर को देखिए। इसे कहते हैं सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग। पहाड़ों की ढलानों को काट काट कर सीढ़ियां बना दी और वहां खेती करना शुरू कर दिया। ये इंसानी सरलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहाड़ों पर जिंदगी के कई रंग हैं। वहां पशुपालन एक बड़ा काम है। पर्यटन तो है ही, कौन नहीं जाना चाहता साफ हवा और खूबसूरत नज़ारों के लिए। साहसिक खेल जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, इनका तो मज़ा ही पहाड़ों में है। और हाँ, हमारे कितने ही पवित्र तीर्थस्थल भी तो इन्हीं ऊंचाइयों पर हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि ये ज़मीन, ये पहाड़ सिर्फ बेजान चीज़ें नहीं हैं। ये एक जीता जागता सिस्टम है, एक जीवंत परिदृश्य है जो जीवन को पैदा भी करता है और पालता भी है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना है? ये कि पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं। ये हमारी नदियों के स्रोत हैं। ये हमें साफ हवा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इन्होंने पौधों, जानवरों और न जाने कितनी इंसानी संस्कृतियों को पनाह दी है। तो आखिरी सवाल ये है कि हम इन पहाड़ों के भविष्य को, आने वाले कल को कैसे आकार देंगे? ये सवाल हम सबके लिए। अगर हम कभी अपने घर के बाहर खड़े हों तो जमीन एकदम ठोस और स्थिर महसूस होती है ना? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि जहाँ हम खड़े हैं वो जगह हमेशा से ऐसी ही थी। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक भ्रम हो? असल में हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन लगातार खिसक रही है, टूट रही है। और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को हर साल आकाश की तरफ और ऊपर धकेल रही है। ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। वैसे हम अक्सर पृथ्वी को एक स्थिर कैनवस मान लेते हैं जिस पर हम अपनी जिंदगी की इमारतें खड़ी करते हैं, पर सच तो ये है कि ये जमीन एकदम जिंदा है। बिल्कुल, और ये कोई नया विचार नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। हाँ, मुझे तुरंत अथर्ववेद के भूमि सुक्ता की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति याद आ रही है। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। लंबे समय तक इस लाइन को सिर्फ एक आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार ही माना जाता रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जो रिसर्च नोट्स और स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, उनसे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सच्चाई सामने आती है। सही बात है, क्योंकि पृथ्वी और इंसान का ये रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं है। ये विशुद्ध रूप से भौतिकी, भूविज्ञान और हमारे अस्तित्व का रिश्ता है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मेन मिशन है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि पृथ्वी की सतह कोई सपाट उबाऊ चीज नहीं है। देखिए, इसके अलग अलग स्थल रूप, जिन्हें हम ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स कहते हैं, जैसे पर्वत, पत्थर और मैदान, ये कोई किताबों में बने निर्जीव चित्र नहीं है। हाँ, बल्कि असल में यही वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हम इंसान क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और हमारी पूरी की पूरी संस्कृति कैसी होगी। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो समझ आता है कि इन स्थल रूपों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से लेकर नदियों के चट्टानों को काटने तक, राइट? बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और हमारी जलवायु, हमारे पेड़ पौधे और मानव सभ्यता का इनके साथ जो कनेक्शन है उसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। तो इस बात को थोड़ा और करीब से महसूस करने के लिए चलिए एक मानसिक सड़क यात्रा पर चलते हैं। हम एक वर्चुअल रोड ट्रिप शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें हमारी यात्रा? हम शुरुआत करते हैं झारखंड के छोटा नागपुर से। यहाँ आसपास की जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है, हल्की ऊंचाई है और मिट्टी में एक लाल रंग है। एक टिपिकल पठारी इलाका। हाँ, फिर हम वहां से चलते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं। वहां नजारा एकदम बदल जाता है। दूर दूर तक बिल्कुल समतल जमीन, हरे भरे खेत और विशाल नदियां दिखती हैं वहां। सही बात है। और फिर वहां से हमारी गाड़ी सीधा उत्तर की तरफ मुड़ती है और हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचते हैं, जहां अचानक सड़कें घुमावदार हो जाती हैं। हवा एकदम ठंडी हो जाती है और विशाल चोटियां बादलों को चीरती हुई दिखाई देने लगती हैं। ये जो परिदृश्य में बदलाव अभी आपने बताया, पत्थर से मैदान और मैदान से पर्वत तक, यही भौगोलिक विविधता हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। तो
तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत सबसे नाटकीय और विशाल स्थल रूप से ही करते हैं, यानी पर्वत। पर्वत, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। हम सभी जानते हैं कि पर्वत लगभग त्रिकोण के आकार के होते हैं, नीचे से चौड़े और ऊपर से नुकीले। लेकिन इनके पीछे की साइंस क्या है? ये जियोलॉजी का एक बहुत ही शानदार पहलू है। देखिए, पर्वत हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मैंने जो डेटा देखा वो पर्वतों को इंसानों की उम्र के साथ जोड़कर देखता है, जो मुझे वैसे बहुत हैरान करने वाला लगा। हाँ, उनका भी अपना एक जीवन चक्र होता है। पर्वत जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और फिर वक्त के साथ बूढ़े भी होते हैं। वेट, पहाड़ भी बूढ़े होते हैं? जैसे हमारे हिमालय के बारे में क्या कहानी है? हिमालय असल में युवा या नवीन पर्वत हैं। अगर हम जमीन के नीचे की बात करें तो जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट पूरी ताकत से टकराई थी तो जमीन आपस में सिकुड़ कर ऊपर उठ गई, राइट? बिल्कुल वही हुआ। और क्योंकि ये टक्कर भूवैज्ञानिक समय या जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से हाल ही की घटना है, इसलिए हिमालय की चोटियां बिल्कुल नुकीली हैं। उनकी ढलानें भी बेहद खड़ी हैं। उनमें एक तरह की युवा आक्रामकता दिखती है। सही कहा आपने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान की अरावली श्रृंखला को देखें तो वहां का नजारा कुछ और ही है। हाँ, वहां कोई ऐसी नुकीली चोटियां नहीं दिखती। क्योंकि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और मौसम ने एक सैंड पेपर या रेगमाल की तरह अरावली की चट्टानों को घिसा है, जिसे हम इरोजन या अपरदन कहते हैं। हाँ, इस निरंतर अपरदन के कारण अरावली की चोटियां घिस-घिस कर गोल हो गई हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नदी के तेज बहाव में पड़ा कोई नुकीला पत्थर सालों बाद घिस-घिस कर एकदम चिकना और शांत हो जाता है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। प्रकृति खुद ही निर्माता भी है और विध्वंसक भी। और इसी विविधता को और अच्छे से समझने के लिए हमें दुनिया के कुछ प्रमुख पर्वतों का जिक्र करना चाहिए। हाँ, हर महाद्वीप की अपनी एक पहचान है। जैसे एशिया में तो हमारा हिमालय है, जहां एवरेस्ट और कंचनजुंगा जैसी विशाल चोटियां हैं। और दक्षिण अमेरिका में एंडील श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ है। सही। यूरोप के एल्प्स में मॉन्ट ब्लांक शिखर है, और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां एनाई मोदी का नाम आता है। और इन सब के बीच अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत एक बहुत ही अलग उदाहरण पेश करता है। हाँ, यहाँ ना एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। किलिमंजारो किसी पर्वत श्रृंखला या चेन का हिस्सा तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक अकेला पहाड़ है जो समतल जमीन से अचानक आसमान की तरफ उठ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी निर्माण प्रक्रिया बाकी पहाड़ों से अलग है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से नहीं बना है, बल्कि ज्वालामुखी के फटने से बना है। ओह वाओ, तो मतलब लावा ने उसको बनाया है। हाँ, जमीन के अंदर से निकला लावा वहां एक ही जगह इकट्ठा होता गया और लाखों सालों में उसने एक विशाल अकेले पर्वत का रूप ले लिया। लेकिन पर्वतों की ये जो विशाल ज्योमेट्री या आकार है, ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगती। क्या ये सच है कि ये हमारे मौसम को भी कंट्रोल करती है? मौसम को कंट्रोल, ये मौसम का सबसे बड़ा नियंत्रक है। पर्वतों का जो आकार होता है ना, वो एक विशाल दीवार की तरह काम करता है। तो मतलब पर्वत बादलों को रोकते हैं? हाँ, जब गर्म और नमी से भरी हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें जबरदस्ती ऊपर की तरफ उठना पड़ता है। और हम जानते हैं कि ऊंचाई पर तापमान कम होता है। बिल्कुल। तो वो नमी अचानक ठंडी होकर भारी बारिश या बर्फबारी में बदल जाती है। अच्छा। तो इसी प्रक्रिया के कारण हम हिमालय जैसे क्षेत्रों में भयानक बादल फटने या हिमस्खलन यानी एवलांच की घटनाएं देखते हैं। हाँ, ये सिर्फ बर्फ का गिरना नहीं है, ये एक पूरा एटमॉस्फेरिक फिजिक्स है जो पहाड़ों के आकार की वजह से लगातार घटित हो रहा है। और ये प्रचंड मौसम वहाँ के जीवन को भी उसी हिसाब से ढाल देता है। मैंने पढ़ा था कि अगर हम वहाँ के इकोसिस्टम को देखें तो पेड़ों और जानवरों ने गजब की इंजीनियरिंग की हुई है। हाँ, वहाँ आपको अमूमन शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, जैसे चीड़, फुर और देवदार, जिनकी पत्तियां बिल्कुल सुई जैसी होती हैं। सही पकड़ा। और ये पत्तियां सुई जैसी क्यों होती हैं पता है? शौक के लिए तो नहीं होंगी। मुझे लगता है ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ताकि भारी बर्फ उन पर टिक ना सके और फिसल कर नीचे गिर जाए। एकदम सही, वरना पेड़ बर्फ के वजन से ही टूट जाएंगे। और जब आप और ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो पेड़ पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। वहां सिर्फ काई यानी मॉस और लाइकेन ही उस भयंकर ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं। और वहां के जानवरों का अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन भी उतना ही सटीक है। जैसे गोल्डन ईगल और पेरिग्रिन फॉल्कन जैसे पक्षी जो उस पतली और ठंडी हवा में उड़ने के लिए ही बने हैं। और जमीन पर हिम तेंदुआ
यानी स्नो लेपर्ड, याक और रेड फॉक्स जैसे जानवर, इनके शरीर पर बालों की एक बहुत मोटी परत होती है जो प्रकृति की अपनी दी हुई एक थर्मल जैकेट की तरह काम करती है, जो उन्हें जमा देने वाली ठंड से बचाती है। लेकिन सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब हम इसमें इंसान का एंगल देखते हैं। हाँ, ऐसी चरम परिस्थितियों में जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींच रही है, इंसान ने वहां भी खेती करने का तरीका निकाल लिया। जिसे हम वेदिका कृषि या सीढ़ीदार खेती कहते हैं। पहाड़ों की खड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियां बना देना यह आसान काम नहीं है। इंसान की ये जो जिजीविषा है ना, वही उसे प्रकृति के सबसे खतरनाक रूपों के बीच भी जिंदा रखती है। आज तो पहाड़ों पर पर्यटन, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग आमदनी के बहुत बड़े साधन बन गए हैं, लेकिन भूस्खलन और रोजमर्रा की चुनौतियां अभी भी उतनी ही बड़ी हैं। और शायद इसी कठोरता ने कुछ सबसे प्रेरणादायक इंसानी कहानियों को जन्म दिया है, जैसे 1984 में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल का साहस, या फिर अरुणिमा सिन्हा का वो अदम्य संकल्प। उन्होंने एक रेल दुर्घटना में अपना पैर गंवाने के बावजूद 2013 में कृत्रिम पैर के साथ न सिर्फ एवरेस्ट बल्कि एंटार्क्टिका के विंसन शिखर को भी फतेह किया। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के साहस के कारण ही तो पर्वतों को सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं माना जाता। सही बात है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम में हिमालय को पृथ्वी को नापने का मापदंड कहा है। सदियों से तिब्बती लोग एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते आए हैं, जिसका मतलब है जगत जननी, और नेपाली लोग इसे सागर माथा यानी आकाश की देवी मानते हैं। और कैलाश पर्वत तो हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म, इन सभी के लिए परम पवित्र है ही। तो ये तो हुई पर्वतों की बात, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कभी सोती नहीं है। हाँ, पहाड़ों की उस प्रचंड ऊर्जा, वहां से गिरते पानी और टूटती हुई चट्टानों का आखिर होता क्या है? वे सब नीचे की तरफ आती हैं। और यहाँ हम अपनी इस चर्चा के अगले पड़ाव पर आते हैं, यानी पठार, जिसे अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं। जब हम पहाड़ों से थोड़ा नीचे आते हैं तो जमीन किसी मेज यानी टेबल की तरह सपाट हो जाती है। पर यहाँ ना, मुझे मटेरियल्स पढ़ते हुए एक बड़ा कंफ्यूजन था। कैसा कंफ्यूजन? क्या पठार सिर्फ ऐसे पर्वत हैं जिनका सिर किसी ने काट दिया हो? अगर ये बस सपाट उठी हुई जमीन है तो इनमें ऐसी क्या खास बात है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, पर इसका जवाब ये है कि पत्थर कोई कटे हुए पर्वत नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर मैं इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं तो पत्थर एक बहुत बड़े जियोलॉजिकल स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट की तरह होते हैं। लॉटरी टिकट? वो कैसे? पहाड़ और लॉटरी टिकट का क्या कनेक्शन? देखिए, हमारी पृथ्वी की परत के बहुत गहरे हिस्सों में बेशकीमती खाने जो यानी मिनरल्स का भंडार होता है। ये आमतौर पर सतह से मीलों नीचे दबे होते हैं। ओके, तो उन तक पहुंचना मुश्किल होता होगा? बिल्कुल, लेकिन पत्थर पृथ्वी के वो प्राचीन और स्थिर हिस्से हैं जिन्हें लाखों वर्षों की हवा और पानी ने ऊपर से खुरच दिया है। अच्छा, तो हवा और पानी ने स्क्रैच ऑफ टिकट की तरह उसको घिल दिया है। हाँ, इस निरंतर घर्षण ने ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को हटाकर उन गहरी खानेक शिराओं या मिनरल वेन्स को सतह के बिल्कुल करीब ला दिया है। ओ वाह, अब समझ आई बात। इसीलिए पत्थर खनिजों के भंडार गृह होते हैं। सही पकड़ा। प्रकृति ने खुद ही खुदाई करके खजाना ऊपर ला दिया है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। और इन पत्थरों का आकार भी तो कितना विशाल होता है। तिब्बत के पत्थर को ही देख लीजिए, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। उसकी विशालता का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। और वो पूरब से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। 2500 किलोमीटर? मतलब अगर हम चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी नापें तो सिर्फ उतना बड़ा तो ये एक अकेला पत्थर है। और हमारे अपने भारत का डेक्कन का पत्थर भी तो है, जो दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में से एक माना जाता है। डेक्कन के पत्थर की कहानी तो वैसे इससे भी नाटकीय है। इसका निर्माण लावा से हुआ है। एक मिनट, लावा? ज्वालामुखी का खौलता हुआ लावा? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम महाराष्ट्र या डेक्कन के इलाके की तस्वीरें देखते हैं या वहां जाते हैं तो वहां काले पत्थरों की जगह कपास के हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। लावा पर खेती कैसे हो सकती है? यही तो भूवैज्ञानिक वक्त का जादू है। लाखों साल पहले जब वहां की दरारों से भारी मात्रा में लावा निकला था तो वो ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानों में बदल गया। और फिर चट्टानों से मिट्टी कैसे बनी? फिर लाखों सालों तक सूरज की गर्मी, बारिश के पानी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने
उन कठोर चट्टानों को तोड़ा और गलाया। अच्छा। उसी लावा के विघटन यानी टूटने से आज की वो मशहूर काली मिट्टी बनी है। ये मिट्टी खनिजों से इतनी भरपूर है कि इसे कपास की खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी माना जाता है। क्या बात है, मतलब विनाश से सीधा जीवन का निर्माण। लेकिन देखिए, हर पत्थर पर खेती नहीं होती, जानते हैं? या फिर पूर्वी अफ्रीका का पठार जो अपने सोने और हीरे की खदानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और पत्थरों की इस कठोरता के बीच एक और बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य जन्म लेता है, जलप्रपात या झरने। ओह हाँ, वाटरफॉल्स। जब नदियां पत्थर के समतल लेकिन ऊंचे किनारे पर बहते बहते अचानक किसी खड़ी ढलान से नीचे गिरती हैं, तो वे इन विशाल झरनों को बनाती हैं। बिल्कुल, जैसे अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और भारत में छोटा नागपुर पर सुवर्ण रेखा नदी से हुंड्रू जलप्रपात बनता है। वेस्टर्न घाट्स में शारावती नदी पर जॉग फॉल्स हैं। और हम मेघालय के नौपालेकाई जलप्रपात को कैसे भूल सकते हैं, जहां पानी 340 मीटर की भयानक ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है। ये सारे झरने पत्थरों की ही देन है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? पहाड़ों और पत्थरों से ये जो अरबों लीटर पानी और लाखों टन चट्टानें, कंकड़, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, ये सब आखिर जाते कहाँ हैं? और इसी सवाल के जवाब में जन्म होता है हमारी पृथ्वी के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल रूप का, यानी मैदान, प्लेन्स। मैदान। अगर हम इस पर थोड़ा ध्यान से सोचें, तो जो समतल मैदान आज हमें दिखाई देते हैं, वे वास्तव में उन ऊंचे पहाड़ों का ही मलबा है। इसको ना मैंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से सोचा है। वो कैसे? अगर कोई इस वक्त रोटी खा रहा है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो गेहूं उस मिट्टी में उगा है जो हजारों साल पहले हिमालय की किसी ऊंची चोटी का हिस्सा थी। हम एक तरह से हिमालय को ही खा रहे हैं। ये इस प्रक्रिया को समझने का बहुत ही शानदार तरीका है ना? भूगोल की भाषा में इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या एलुवियम कहते हैं। जब नदियां पहाड़ों के तेज ढलानों से नीचे उतरती हैं, तो उनके अंदर अपार ऊर्जा होती है, जो रास्ते की चट्टानों को काटती हुई चलती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वे समतल जमीन यानी प्लेन्स पर आती हैं, उनकी गति अचानक धीमी हो जाती है। और गति धीमी होने का मतलब है कि नदियां अब अपने साथ लाए हुए उस भारी मलबे को और आगे नहीं ले जा सकती, राइट? एकदम सही। इसीलिए नदियां उस बारीक पिसी हुई रेत, गाड़ और तलछट को जमीन पर बिछाने लगती हैं। और लाखों वर्षों की इसी प्रक्रिया ने ही आज के विशाल और उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। क्योंकि ये मिट्टी मिनरल से भरपूर होती है और जमीन बिल्कुल फ्लैट होती है, इसलिए ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए एक पैराडाइज होता है। और जहां एग्रीकल्चर आसान होगा, वहीं पर तो सभ्यता पनपेगी। यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में बसती है। आंकड़े तो वैसे सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, मैंने देखा अकेले भारत के गंगा के मैदान में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि पूरे देश की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। वहां चावल, गेहूं, मक्का, जौ से लेकर ज्वार, बाजरा और कपास जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। प्राचीन काल से ही सभ्यताओं ने हमेशा नदियों के किनारे ही जन्म लिया है। भारत में जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं, उस संगम को बेहद पवित्र भी माना जाता है। और अगर हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, तो मैदानों में नदियां बहुत शांत और धीमी गति से बहती हैं, जिससे वहां नावों और जहाजों का चलना आसान हो जाता है। ये इनलैंड नेविगेशन या अंतर्देशीय व्यापार का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। लेकिन इन मैदानों का एक और बहुत बड़ा फंक्शन है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो क्या? ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। ओह हाँ, मैं इन उपजाऊ मैदानों को एक बहुत ही विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह देखती हूँ। एक स्पंज? हाँ, एक ऐसा स्पंज जो सदियों से नदियों के पानी और बारिश को सोखकर अपने अंदर जमा करता रहा है, और आज उसी पानी से करोड़ों लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन आज इस स्पंज के साथ एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। आप आधुनिक तकनीक और बढ़ती जनसंख्या के दबाव की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। हमने नहरों का विशाल जाल बिछा दिया है और लाखों पंप लगाकर जमीन के अंदर से पानी खींच कर अपना कृषि उत्पादन तो बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन इससे उस स्पंज का पानी तेजी से सूख रहा है। भूमिगत जल स्तर बहुत खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है हमारे मैदानों में। और इतनी बड़ी आबादी के कारण प्रदूषण भी इन मैदानों और नदियों की सेहत को लगातार तबाह कर रहा है। ये इस बात का एक क्लियर संकेत है कि जब हम प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ करते हैं, तो भूगोल हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है। सही बात है। तो अब तक हमने पहाड़ों की ऊंचाई,
पत्थरों का खजाना और मैदानों की उर्वरता देखी। ये सब कहीं ना कहीं पानी और नदियों का खेल था। लेकिन क्या हो जब पहाड़ बादलों को वहीं रोक लें और दूसरी तरफ पानी पहुंचे ही नहीं? जिसे साइंस में रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया प्रभाव कहते हैं। ये एक अलग ही दुनिया बनाता है जिसे हम मरुस्थल या डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आमतौर पर सिर्फ रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और ऊंट आते हैं, जैसे अफ्रीका का विशाल सहारा या भारत का थार मरुस्थल। लेकिन स्टडी मटेरियल पढ़ते हुए मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मरुस्थल सिर्फ गर्म होते हैं। ये तथ्य सच में हैरान करने वाला था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मरुस्थल वो जगह है जहां बारिश या प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है। इस परिभाषा के हिसाब से एशिया का गोबी मरुस्थल, जो अपनी जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है, हाँ, वो भी एक रेगिस्तान है। और यहां तक कि अंटार्कटिका का पूरा महाद्वीप जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है, उसे भी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। क्योंकि वहाँ हवा इतनी शुष्क या ड्राई है कि नई बर्फ या बारिश बहुत ही कम होती है। बिल्कुल। लेकिन इन चरम और क्रूर परिस्थितियों के बावजूद इंसान ने इन जगहों पर भी हार नहीं मानी। हमारे थार मरुस्थल को ही ले लीजिए। पानी की इतनी भारी कमी के बावजूद वहाँ के समुदायों ने लोकगीतों, कला और दंत कथाओं की एक इतनी समृद्ध संस्कृति तैयार की है जो पूरी दुनिया को हैरान करती है। ये सब इंसान की उस गहराई को दर्शाता है जिससे वो अपने पर्यावरण से जुड़ता है। ये कनेक्शन सच में आश्चर्यजनक है। अगर हम इस पूरे भौगोलिक और मानवीय संबंध का सार निकालें तो प्राचीन तमिल संगम साहित्य की एक अवधारणा है तिनाई, जो इसका सबसे सटीक उदाहरण पेश करती है। तिनाई, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी के परिदृश्यों को 5 अलग-अलग श्रृंखलाओं में बांटा था और हर परिदृश्य को एक खास इंसानी जीवन शैली के साथ जोड़ा। अच्छा, तो वो 5 कैटेगरीज कौन सी थी? पहला था कुरिंजी, यानी पर्वतीय क्षेत्र। पहाड़ों पर खेती करना मुश्किल था, इसलिए वहां के लोगों का मुख्य काम आखेट या शिकार था। दूसरा था मुल्लाशी, यानी घास के मैदान, जहां लोग पशुपालन करते होंगे, क्योंकि वहां जानवरों के लिए चारा आसानी से मिल जाता होगा। बिल्कुल सही, मतलब जमीन जैसी होगी आपका काम भी वैसा ही होगा। ओ तभी। और तीसरा परिदृश्य था मरुधम, यानी नदियां और उपजाऊ मैदान, जिनका सीधा संबंध कृषि या खेती से था। चौथा था नेदल, यानी तटीय क्षेत्र, जहां का जीवन पूरी तरह मछली पालन पर निर्भर था। और 5वां जरूर मरुस्थल होगा। हाँ, 5वां था पलई, यानी शुष्क मरुस्थल, जहां जीवन इतना कठिन था कि लोगों को लगातार पानी और भोजन की तलाश में घुमंतू जीवन यानी नोमैडिक लाइफ बितानी पड़ती थी। ये सच में एक अहा मूवमेंट है मेरे लिए। इसका मतलब है कि हजारों साल पहले भी इंसान इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझता था कि वो अपने पर्यावरण से अलग नहीं है। बिल्कुल। भूगोल और मानव जीवन के बीच का ये अटूट संबंध उनकी रोजमर्रा की समझ का एक आम हिस्सा था। तो इसका मतलब भूगोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस नक्शों पर बनी रेखाएं हों। ये हमारे अस्तित्व का, हमारी सभ्यता का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। चाहे वो बर्फ से ढके पहाड़ हों, खनिजों से भरे पत्थर हों, उपजाऊ मैदान हों या फिर तपते हुए रेगिस्तान, मानव जाति ने हर जगह अपने अनुकूलन और लचीलेपन का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। हमने प्रकृति के हर रूप के साथ जीना सीख लिया है। जो भी लैंडफॉर्म उसने हमें दिया, हमने उसी के हिसाब से अपना जीवन ढाल लिया। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को समेटने की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक बहुत ही लंबा और दिलचस्प सफर रही है। हमने शुरुआत में अथर्ववेदा की उस पंक्ति का जिक्र किया था, पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। आज की इस डिस्कशन के बाद ये लाइन सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक सत्य की तरह महसूस होती है। लेकिन यहाँ हमें एक बात और सोचने की जरूरत है कि आज परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। बिल्कुल। और इसीलिए इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगी जो श्रोताओं को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? देखिए, हजारों वर्षों से पृथ्वी के इन स्थल रूपों ने ये तय किया है कि इंसान कहाँ बसेगा, क्या खाएगा और कैसे जिएगा। हमारी पूरी की पूरी किस्मत एक तरह से हमारे भूगोल ने लिखी। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और ही है। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हवाला दे रही हैं। हाँ, आज अपनी उन्नत तकनीक